बसपा नेता मुख्तार अंसारी को अब पंजाब से उत्तर प्रदेश लाने की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है। हमारे साथ बसपा सांसद अफजाल अंसारी जी मौजूद हैं, उनसे सीधा बातचीत करेंगे। अफजाल साहब, कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, कई जो चीज़ें टीवी पर दिख रही है उस पर भी कई तरह के सोशल मीडिया पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। आपका क्या मत है, आपका क्या स्टैंड है? जिस तरह की बातचीत अभी चल रही है सोशल मीडिया पर और लोग जिस तरह की चर्चा उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं, उन सभी बयानों, उन सभी तर्कों पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये हमारे सोशल मीडिया के जो भाई हैं और जो कुछ एक नई संज्ञा गोदी मीडिया, अब इन लोगों को तो सवाल बनाने का भी अधिकार है, विशेषाधिकार है, और जवाब भी खुद ही बनाने का अधिकार है। हम उनके किस सवाल का जवाब दें? आप हमसे संबंधित जिस विषय पे कुछ पूछना चाहते हैं स्पष्ट करें, मैं अपनी जो जानकारी है उसके आधार पर उसको स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे। मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश लाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मोहाली कोर्ट में भी पेश किया गया और जिस तरह से पेश किया गया, जो फ़ोटो निकल कर आए, व्हील चेयर पे थे, उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। एम्बुलेंस जिनसे उन्हें लेकर गया उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि एम्बुलेंस उत्तर प्रदेश का है, मुख्तार अंसारी का खुद का एम्बुलेंस है, पंजाब सरकार, पंजाब पुलिस उनको संरक्षण दी हुई है और तमाम तरह के जो वीआईपी व्यवस्था होती है वो उनको दिया जा रहा है। अब देखिए, पंजाब में क्या है और किस कोर्ट में पेशी हुई, मैं दिल्ली में हूँ तो उसके बारे में मुझे कोई निश्चित जानकारी तो नहीं है। आप ही लोगों ने दिखाया, मैंने भी टीवी पे देखा, आप ही लोगों ने पूछा, मीडिया के भाइयों ने, तो मैं ये बात जान सका। क्या प्रबंध रहा है, किस वजह से कोर्ट ले जाए गए, ये सब आप ही लोगों ने बताया कि कोई मामला जो उनके खिलाफ वहाँ था उसमें चार्जशीट फाइल हुई है और चार्जशीट की कॉपी लेने कोर्ट पे गए। वो बीमार हैं, यह तो विषय सभी जानता है, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में और उत्तर प्रदेश के सरकार ने जो याचिका दाखिल की उसमें बहस के दौरान उनके जो मेडिकल अनफिट होने के जो कुछ भी प्रमाण थे, साक्ष्य थे, वो सब प्रस्तुत हो चुके हैं। अब एक व्यक्ति बीमार है, अब आप उसके बीमार होने पे भी शक करेंगे। एक भ्रम की स्थिति हमारे मीडिया के भाइयों ने ये बना रखी है कि मुख्तार की 25-30 साल पुरानी जो उसके जवानी के ज़माने की फ़ोटो है, वो लगातार आप कोई भी न्यूज़ मुख्तार से संबंधित बने उसमें उन्हीं फ़ोटो को चलाते हैं। तो एक तरह से पटल पर जो दृश्य, परिदृश्य और जो उसकी पर्सनालिटी दिखाई देती रही है, कल बहुत दिनों के बाद जब वास्तविकता आपको देखने को मिली तो वो आप पचा नहीं पा रहे कि क्या मुख्तार वाकई व्हील चेयर पे है। भाई, उसकी कमर में तकलीफ है और वो उसका इलाज करा रहा है। क्या ये ज़रूरी है कि अगर वो बीमार है तो वो भी मतलब अपने कदमों से ही चल के कोर्ट पे जाए? अगर व्हील चेयर दी गई तो क्या ये वीआईपी व्यवस्था हो गई? किसी को बैरिक वाली गाड़ी के बजाय एम्बुलेंस में ले जाया गया तो ये वीआईपी व्यवस्था हो गई? हमें बात नहीं समझ में आती कि आखिर चिंता किस बात की है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक व्यवस्था दे दी, एक आदेश पारित कर दिया गया, सबको वो आदेश स्वीकार करना है, हम भी उसे स्वीकार करते हैं। अब आप कहिए कि अब आपको बोलना नहीं है, उस आदेश में, उस आदेश को आप क्या समझते हैं? हमारे बहुत से मीडिया के भाई तो खबर चला रहे हैं मुख्तार आएगा और रोपड़ से गाड़ी चलेगी और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे पलट दी जाएगी। अब तो गाड़ी पलटी ही जानी है। कवि लोग कविताएं बना रहे हैं,
व्यंग्यकार व्यंग कस रहे हैं, मीडिया के लोगों को मजा आ रहा। बिकरू कांड की भी गाड़ी पलटी गई थी। अब मुख्तार अंसारी गाड़ी से सुरक्षित उनका ट्रांजिट जो उत्तर प्रदेश की जेल के लिए कर दिया माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, वो भी आप शक व शुबा के घेरे में खड़ा कर दिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में ने अपने फैसले में तो कहीं ये नहीं लिखा कि उसको ले जाइए और रास्ते में गाड़ी पलट दीजिए और फिर कह दीजिए वो भाग रहा था। अब सवाल इस चीज का है कि आप यही सब सोच के सीन बनाए थे, या जो इस तरह की योजना, उसको व्हील चेयर पे देखा तो अब आपको शक हो रहा कि अब इसको कैसे बताया जाएगा कि भाग रहा था। परेशानी तो यहां है, जो मन में गुनाह है, उस गुनाह से बनाई गई जो एक खाका है, एक नक्शा है, एक तस्वीर है, उसको भी कहीं से खंडित। अरे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मंशा में ये कहीं नहीं है कि मुख्तार को जेल ट्रांसफर करके वहां भेजते समय रास्ते में जो जुडिशियल कस्टडी में है, जो स्टेट गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश के याचिका के आधार पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उन्हें सौंपा जा रहा है, क्या है देश में लोकतंत्र की व्यवस्था है या नहीं, रूल ऑफ लॉ है कि नहीं। किसी भी साधारण नागरिक के जीवन की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की होती है, और जब कोई व्यक्ति जुडिशियल कस्टडी में हो तो यह जिम्मेदारी दोगुनी हो जाती है। और वो भी अगर सर्वोच्च न्यायालय ने किसी राज्य सरकार की याचिका पर उसकी जो डिमांड थी उसको पूरा किया है, तो ये जिम्मेदारी चौगुना हो जाती है उस जुडिशियल सिस्टम की, उस सर्वोच्च न्यायालय की, उस सरकार की जो उनको मांग रहा है कि हमारे यहाँ भेजिए, ट्रायल शुरू कराया जाए। क्या उनकी ये जिम्मेदारी नहीं हो सकती कि ये गैर जिम्मेदाराना बयान जो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, उनकी सरकार है उत्तर प्रदेश में, उनके प्रदेश अध्यक्ष बयान दे रहे हैं किस बॉर्डर पे गाड़ी पलटेगी हम नहीं बताएंगे, उनके संसदीय कार्य राज्य मंत्री बयान दे रहे हैं कि भाई अब तो कुछ होना है। मजाक है क्या? इस तरह से अगर किया जाए या किया जाने का प्रयास किया जाए या सोचा जाए, ये सब गुनाह है। ये कभी सुप्रीम कोर्ट स्वीकार नहीं करेगा। आप चाहते हैं हमसे हमारी रणनीति का खुलासा, तो हम रणनीति का खुलासा नहीं करेंगे, लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट से ये जरूर चाहेंगे कि वो इस पहलू पर भी विचार करे कि उनको जेल से जेल ट्रांजिट करते समय या जेल में रखते समय या जेल से कोर्ट ले जाते और ले आते समय उसको लाइफ प्रोटेक्शन मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, वो जुडिशियल कस्टडी में है। ये आप मांग भी कर रहे हैं कि लाइफ प्रोटेक्शन उनको मिलनी चाहिए? बिल्कुल चाहिए। उसकी पत्नी ने इसके लिए महामहिम राष्ट्रपति को पत्र लिखा है। उन्होंने इसके लिए उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी को भी पत्र लिखा है। उन्होंने इसके लिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष को भी पत्र लिखा है, और उस पत्र को मीडिया को भी जारी किया है कि आप एक स्वस्थ देश की कानून व्यवस्था में उसको चलती रहे, इसका सहयोग कीजिए। जो मुकदमे उनके खिलाफ पेंडिंग हैं, एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट इलाहाबाद में, उनका भी ट्रायल संपन्न हो। और जो मुख्तार अंसारी के ऊपर 5 बार हमले हुए, उन हमलों के जो मुकदमे पेंडिंग हैं एमपी एमएलए कोर्ट इलाहाबाद में, उसी कोर्ट में, उन मुकदमों का भी ट्रायल पूरा होना चाहिए। उस मुकदमों पे एक सवाल आप करके दिखा दीजिए, कौन है ब्रजेश सिंह, पूछिए। आप नहीं पूछ सकते, क्योंकि उस मुकदमे का मुख्य अभियुक्त ब्रजेश सिंह है, जो भारतीय जनता पार्टी का एमएलसी है। उसमें वादी मुकदमा मुख्तार हैं, 9 लोग इंजर्ड विटनेस है जिन्हें गोली लगी। इंजर्ड विटनेस का मतलब कि मौके पर उपस्थिति उसकी सिद्ध है, और वो डरेंगे नहीं, वो अपनी बात कहेंगे तो उनके भविष्य का क्या होगा। वो ब्रजेश सिंह जो दाऊद इब्राहिम का फाइली है, को अक्यूज्ड है बॉम्बे के जेजे हॉस्पिटल कांड में। एक प्रश्न पूछो ना हमसे, पूछो ना उत्तर प्रदेश सरकार से और उनके मुखिया से और उनके पुलिस के अधिकारियों से, क्या कर रहा है बनारस में? वो बनारस उसका घर है।
हिंदुस्तान के एक बंदी का नाम बता दो जिसका खाना 365 दिन घर से बन के आता हो और कानून के दरकिनार करके लिखा पढ़ी में बन के आता हो। वो श्रीमान जी एक मामले में बॉम्बे गए थे ट्रायल में, वहां अपनी तबीयत खराब और कोर्ट ने एक आर्डर कर दिया कि इनको जेल के खाने से प्रदूषण बढ़ जाएगा, लिहाजा इनको जेल का खाना खुद के खर्च पे अलाउ कर दिया गया। वो केस खत्म हो गया। लेकिन कृपा उत्तर प्रदेश सरकार की, आज तक वो आदेश, महाराष्ट्र का आदेश उत्तर प्रदेश में भी लागू है। ब्रजेश सिंह तीनों टाइम का भोजन अपने घर से बनवा करके मंगवाएं, होटल से बनवा के मंगवाएं, इसकी छूट है। ब्रजेश सिंह हिंदुस्तान के मोस्ट वांटेड अपराधियों में से एक है। 1986 में 8 आदमियों की हत्या उसी बनारस में सिकरौरा नरसंहार कांड, वो ब्रजेश सिंह जो फरार रहा, जिसके ऊपर 5 लाख रुपए का इनाम घोषित था, वो ब्रजेश सिंह जो 24 साल फरार रह करके अपराध करता रहा, जिसके अपराधों की या गुनाहों की 50 से अधिक की लिस्ट है, वो ब्रजेश सिंह अकेला ऐसा व्यक्ति है जो भारतीय जनता पार्टी के गोद में बैठा हुआ है, जिसके पास 2 चेहरे हैं, 2 नाम हैं और 2 नाम से हर उसके कागजात हैं। 25 साल की फरारी में हजारों करोड़ की दौलत कैसे बना लिया? क्यों नहीं उसकी कोठी पे बुलडोजर चल जाता? क्यों नहीं उससे कोई पूछ लेता कि भाई ये हजारों करोड़ की संपत्ति तू दिखा अपने बाप दादा की खेवट, देख लो मुख्तार अंसारी के बाप दादा की खेवट और उसके भी बाप दादा की खेवट, कहां से ये संपत्ति आई? सब अकूत धन, नाजायज ढंग से संपत्तियां इकट्ठा की गई। आज उस ब्रजेश सिंह से सवाल नहीं होगा। आप बताइए, आप या हम या भारत के किसी नागरिक को यह अधिकार है कि दूसरे नाम से अपना पासपोर्ट बनवा ले? ब्रजेश सिंह के पास पासपोर्ट है। एक तो वो खुद ब्रजेश सिंह है और एक वो अरुण सिंह है। मैं खुलासा कर रहा हूं, अरुण सिंह के नाम से हथियार का लाइसेंस, पिस्टल और रिवॉल्वर का, अरुण सिंह के नाम से ड्राइवरी लाइसेंस, अरुण सिंह के नाम से पासपोर्ट जो अपने आका दाऊद इब्राहिम से मिलने ये जाता रहा। और जब दिल्ली की क्राइम ब्रांच ने, इसी राजधानी दिल्ली की स्पेशल क्राइम ब्रांच की टीम ने भुवनेश्वर जो उड़ीसा की राजधानी है वहां उसे अरेस्ट किया 2008 में, 24 साल की फरारी के बाद, उसके खिलाफ गवाही होनी है। मुख्तार वादी हैं, उसने 2 बार मुख्तार पे अटैक किया। एक बार लखनऊ में मुकदमा सेशन ट्रायल चल रहा है, एक बार गाजीपुर में मुकदमा स्पेशल एमएलए कोर्ट, एमपी एमएलए कोर्ट इलाहाबाद में चल रहा है। गवाही न हो, सरकार और प्रशासन पूरी मशीनरी मदद कर रही है। उसका दामाद उत्तर प्रदेश की पुलिस में डिप्टी एसपी है, उसकी पोस्टिंग ऐसी जगह की जा रही है कि रचे गए उस षड्यंत्र में जिसमें गवाह गवाही न कर पाए, जिसमें वादी मुकदमा मुख्तार अंसारी गवाही न देने पाए, सारे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। गौस मोहिउद्दीन गोली लगी थी, 16 जगह गोली के छेद थे शरीर में, बच गया, उसके लाइसेंस निलंबित कर दिए गए, निरस्त कर दिए गए। शाहिद के लाइसेंस निरस्त और निलंबित कर दिए गए, तौकीर के लाइसेंस निरस्त और निलंबित कर दिए गए, जफर के लाइसेंस, अफरोज के लाइसेंस निलंबित और निरस्त कर दिए गए। ये सब इंजर्ड, गोली से घायल गवाह। इस वजह से ये सारी आशंकाएं पैदा होती हैं। इस वजह से जरूरत इस बात की है कि इन तथ्यों को भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के संज्ञान में दिया जाए। जो उसका आदेश है उसका पालन होगा, वो स्वीकार है। हर व्यक्ति को ये अधिकार है कि उसने किसी के ऊपर आरोप लगाया है तो कानून सम्मत रास्ते से उसका ट्रायल कोर्ट में हो, कोर्ट उसके सबूत और उसके फाइल में जो आधार है उसके आधार पर निर्णय करे। हम तो इस व्यवस्था को मानने वाले लोग हैं। ये न मानने वाले लोगों से कोई सवाल करेगा? अपने ऊपर जो अपराध है, अपने ऊपर जो आपराधिक मुकदमे हैं, अपनी कलम से उठा लिए जा रहे हैं।
उत्तर प्रदेश सरकार में लगातार आपका इशारा मुख्यमंत्री की ओर है। खुद शर्म से चुल्लू भर पानी में हम डूब मरेंगे जिस दिन आप भी हमसे कहेंगे अफजाल अंसारी आप अपना मुकदमा उठा लो। लेकिन ये बेशर्म लोग हैं, ये अपना मुकदमा तो उठा लेंगे और अपने को मिस्टर क्लीन कहेंगे और दूसरे के ऊपर फर्जी मुकदमा लगा देंगे और उसको माफिया कहेंगे। कब तक ये चलेगा? इस देश में रूल ऑफ लॉ है, इस देश में लोकतंत्र की व्यवस्था है, संविधान की कसम खा करके पद ग्रहण किया जाता है और संविधान की मूल धारा में लिखा हुआ है देश की धर्मनिरपेक्षता। और उस धर्मनिरपेक्षता पे हम सवाल खड़ा करते हैं। अपने सत्ता के मद में हम इतना चूर हैं कि सेकुलरिज्म की बात ही पर हम प्रश्न खड़ा करते हैं। छोड़िए उन सवालों को, 4 साल बीत चुका है, अब वो वक्त आ गया है जब 4 साल के अंदर जो आपने क्रियाकलाप किए हैं, आप आइएगा, बताइएगा जनता के बीच में कि हम बुलडोजर चलवाने वाले हैं, हमको वोट दो। और हम जाएंगे जनता के बीच में कि ये जुल्म ढालने वाले लोग हैं, इनको सत्ता से बेदखल करो। ये कानून के विपरीत न्यायिक व्यवस्था को चरमरा देने वाले लोग हैं। सब तो अपना मुकदमे का ट्रायल चाहता है कि न्यायालय में हो, ये कहाँ चाहते हैं? इन्होंने तो ऐसी छूट दे दी कि न्यायालय से कहते हैं लाइए हमें दे दीजिए पुलिस अभिरक्षा में। अभी चंद दिन पहले पुलिस अभिरक्षा में उसी राजधानी लखनऊ में मार दिया गया, उसका नाम मुझे नाम नहीं याद है, कुछ गिरधारी या ऐसे। उस सिस्टम को चलने दीजिए। देश के बहुत बड़े घटनाक्रमों में वो घटनाक्रम है जब ताज होटल पे हमला हुआ, अजमल कस्साब पकड़ा गया, लेकिन हमारी न्यायिक प्रक्रिया से उस पर मुकदमा चला, उसको फांसी हुई। अफजल गुरु पार्लियामेंट हाउस पर हमले का आरोपी, उस पर न्यायिक व्यवस्था के तहत मुकदमा चला, उसको फांसी की सजा हुई। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कहता है ठोक दो, ठोक देंगे। ये भाषा है, इस भाषा में लोकतंत्र दिखाई देता है। आप अपने को वस्त्र धारण करके अपने इन कुकृत्यों को कैसे छिपाइएगा? आइएगा ना, अभी आईना दिखा देगी जनता। 8 महीने बाद चुनाव। मेरा दूसरा सवाल ये है, क्या आप चूंकि बड़े भाई भी हैं, उनके सांसद भी हैं, आपके मन में भी कोई भय है, कोई डर है कि अगर वहां से उनको लेकर आए जाए? एक शब्द हटा करके डर का लफ्ज मत कहिए, भय का लफ्ज मत कीजिए। आशंकाएं हैं और होना स्वाभाविक है, और उन्हीं आशंकाओं की वजह से चिंतित है आदमी। मौत का एक दिन निश्चित है, कोई अमर नहीं, सबको मरना है। लेकिन जब तक ऊपर वाला दिन तय न कर दे, हम लोग ये मानते हैं कि कोई उससे पहले किसी को मार नहीं सकता। और जब दिन तय हो जाएगा तो कोई वेंटिलेटर पे सोए हुए आदमी को मैंने देखा है, सेकंड भर में सारी मशीनें बंद हो जाती हैं। जब ऊपर से परवाना कट जाता है कोई बचता नहीं। छटपटाहट और जो सारे तंत्र का दुरुपयोग हो रहा है, वो अपने चहेतों को बचाने के लिए आने वाले दिनों में जो चुनाव हो रहा है, उस चुनाव में जनता के बीच में जाएंगे तो जो लोकप्रिय लोग हैं उनके पीछे गरीब, कमजोर, असहाय लोग खड़े हो जाएंगे। उसका भय सता रहा है। कौन लड़ेगा उसके खिलाफ? उसके बाहुबल का सर नहीं सता रहा डर, उसका डर सता रहा है उसकी लोकप्रियता का। 2 चुनाव से तो भाजपा वहां कैंडिडेट नहीं देती, वो सहयोगी दलों को टिकट दे देती है। निराश हैं, 25 साल से लगातार जीतता है, 3 बार तो पर्चा भरने भी नहीं आया और चुनाव जीत गया। तो वो लोकप्रिय है, वो गरीबों में, गरीब जनता में, आम लोगों में लोग उसे मसीहा कहते हैं। और समाज में उदंडता करने वाले, दबंगई करने वाले, गरीबों को सताने वाले, उनकी इज्जत आबरू से खिलवाड़ करने वाले उसको माफिया कहते हैं। अब इस संघर्ष में सरकार इस वक्त ऐसी है जो झूठ पे झूठ, झूठा मुकदमा, झूठा मुकदमा, झूठा मुकदमा, लगातार झूठा मुकदमा, उसके ऊपर झूठा मुकदमा, उसकी पत्नी पे झूठा मुकदमा, उसके बेटों पे झूठा मुकदमा। जय दिन कलम है चला लो। सरकार फिर आनी नहीं है,
आम जनता थू थू कर रही है। गड्ढा मुक्त का नारा देने वालों, बाढ़ में बही हुई सड़कें तो आज तक मरम्मत नहीं करा सके। अब कहाँ समय बचा है? भाजपा वाले श्रेय लेने की भी कोशिश कर रहे हैं कि हम मुख्तार को उत्तर प्रदेश लेकर आ रहे हैं, श्रेय लिया जा रहा है। चुनाव में हो सकता है कि प्रचार भी हो, पंचायत चुनाव भी चल रहे हैं, आगामी विधानसभा चुनाव भी। आप बात सुनो, मुख्तार ने उत्तर प्रदेश में जन्म लिया है, मुख्तार की कर्म भूमि उत्तर प्रदेश में है, मुख्तार उत्तर प्रदेश में तो आना ही है। उसके बाप दादा परदादा, उसके 7 पुश्त उत्तर प्रदेश में, वही गाजीपुर में जन्म लिए और उसी मिट्टी में दफन हो गए। मुख्तार अंसारी भी जिस दिन मौत को गले लगाएगा उस दिन उसी मिट्टी में दफन होगा। हम लोग मुल्क छोड़ने वाले, अपना वतन छोड़ने वाले, अपना देश छोड़ने वाले, अपनी जगह छोड़ने वाले नहीं है। एक अवसर आया था 1947 में, जब हमारे पूर्वज ब्रिगेडियर उस्मान को मोहम्मद अली जिन्ना ने ऑफर दिया था कि आइए पाकिस्तान बन रहा है, हम पाकिस्तानी सेना का आपको जनरल बना देंगे। पहला पाकिस्तान का जनरल ब्रिगेडियर उस्मान बनाया जाएगा। ठोकर मार दिया ब्रिगेडियर उस्मान ने और कहा नहीं, जिस मिट्टी में पैदा हुए हैं उसी मिट्टी में दफन होंगे, ये हमारा वतन है। वो हमारे पूर्वज हैं, हमारी रगों में अपने पूर्वजों का ही खून दौड़ रहा है। हम वही लोग हैं, हमारे बाप दादा ने देश के लिए कुर्बानी दी है। 12 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अकेले एक परिवार में हैं, जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया, जेल गए, जिन्होंने सीमाओं पर मातृभूमि की रक्षा में अपना बलिदान दिया। और आज उसी परिवार का वो मुख्तार अंसारी, आप मीडिया के लोग दिखाओ, जाओ पूर्वांचल में, जिस सीट पे चिट्ठी लिख देता है उसकी चिट्ठी पे 10-20 हजार वोट किसी की झोली में गरीब ऐसे डाल देते हैं। आप क्या समझते हो? कुछ भक्तों को खुशी जरूर होती होगी कि मुख्तार व्हील चेयर पे दिखाई दिया। हजारों परिवार ऐसे हैं जहां खाना नहीं खाया गया होगा लोगों से। कोई देवी देवता, कोई मठ मजार बाकी नहीं है जहां लोग जाके सर न पटक रहे हों कि भगवान उसकी रक्षा करना। हजारों लाखों गरीबों की दुआएं उसकी रक्षा के लिए, उनके हाथ उठ रहे हैं उसकी रक्षा के लिए। कुछ बिके हुए मीडिया के भाई चला रहे हैं, वो दिन भी आएगा। उत्तर प्रदेश तो उसको आना है, हम लाएंगे उत्तर प्रदेश। हाँ, जरूर चाहेंगे कि देश में अगर रूल ऑफ लॉ है तो उसके ट्रांजिट के दौरान, जेल ट्रांसफर के दौरान, जेल में रखे जाने के दौरान, जेल से कोर्ट कचहरी लाए जाने के दौरान नियमों में जो प्राविधान है उस प्राविधान के तहत उसे सुरक्षा प्रदान की जाए। नियमों में जो प्राविधान है एक बंदी के लिए, वो सुविधाएं उसे प्रदान की जाए। आप ऐसा मालूम हो रहा है मुख्तार कोई सजा याफ्ता बंदी थोड़ी है, वो विचाराधीन बंदी है। क्या है मुकदमा? जितने भी मुकदमे उसके खिलाफ इस समय हैं विचाराधीन, एक मुकदमा है जो 25 अक्टूबर 2005 के पहले का है। सारे मुकदमे वो हैं जब वो जेल में दाखिल हुआ है 25 अक्टूबर 2005 को, जेल से निकलने ना पाए इसलिए लगाए जाते रहे। अभी तो 6 महीने के अंदर 6 से ज्यादा मुकदमे लिखे गए, ऐसे कि कोर्ट में गए और कोर्ट ने सुनते ही अरेस्ट स्टे तक दिया। उसके दोनों बेटों के ऊपर मुकदमा लिखा गया है कि लखनऊ में सरकारी जमीन पे कब्जा करके मकान बना लिया। एफआईआर में लिखा गया है कि 1962 में अभिलेखों में, राजस्व अभिलेखों में छेड़छाड़ की गई। 1962 में तो उन बेटों का छोड़िए, उसके बाप का भी जन्म नहीं था, वह अभिलेखों में छेड़छाड़ कर दिया। कोर्ट ने यही कहा, यही होल्ड कर दिया और स्टे दिया अब्बास को और उमर को। इसी तरह का झूठा केस अब तो महिलाओं के ऊपर, बच्चों के ऊपर। शादी कर लिया, अरे भाई शादी कर लिया, आपको क्यों दर्द है? नहीं, उस पर मुकदमा था, शादी कर लिया। जाओ पुलिस से पूछो मुकदमा किस तारीख में कायम हुआ, कोर्ट ने अरेस्ट स्टे कब दिया, कोर्ट से जमानत उसकी कब हुई, और कब उसने शादी की और कब उसका रिसेप्शन हुआ। आईने में अपनी शक्ल देखो, तुम झूठे साबित हो जाओगे। आखिरी मेरा एक सवाल है, आगामी विधानसभा चुनाव भी है, पंचायत चुनाव भी चल रहा है, आप बसपा के सांसद भी हैं, नेता भी हैं,
क्या आप लोगों की रणनीति है, क्या तैयारी चल रही है और किन मुद्दों को लेकर आप लोग जो है जनता के बीच में जाने वाले हैं? देखिए, जहाँ तक बहुत ज़्यादा सवाल आपने कर दिया, पार्टी के एजेंडे के सवाल पर यह हमारे पार्टी के मुखिया समय समय पर इसके बारे में वक्तव्य देती रहती हैं और जो उन्होंने दिशा निर्देश तय कर दिया उसके हिसाब से पार्टी चलती है। हम पार्टी ने जो अभी तय किया उसके हिसाब से पंचायत के चुनाव में पार्टी की तरफ से अधिकृत उम्मीदवार जिला पंचायत सीट के लिए, सदस्यों की सीट के लिए तय होंगे। अब वो हर जगह काम चल रहा है, संगठन के लोग ये तय करते हैं, उसमें किसी एमएलए एमपी का कोई विशेष रोल नहीं होता। जिसको पार्टी तय कर देगी, एमपी और एमएलए को उसके क्षेत्र में जाकर के जनता के बीच में उसके पक्ष में, उसके समर्थन में वोट मांगना है। और मैं समझता हूं कि बहुजन समाज पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है। आदरणीय बहन कुमारी मायावती ने इस पार्टी में बूथ स्तर से लेकर के और राष्ट्रीय स्तर तक एक मजबूत संगठन बना के रखा हुआ है। जो नीति वो तय करती हैं वो बूथ स्तर तक चली जाती है। हमारे बूथ का कार्यकर्ता, हमारे सेक्टर का कार्यकर्ता, हमारे विधानसभा स्तर का कार्यकर्ता, हमारे जिले का स्तर का कार्यकर्ता सब आपस में तालमेल कर करके बहन जी के द्वारा जो गाइडलाइन जारी हुई है उसके अनुसार पूरी गंभीरता से इस चुनाव को लड़ेंगे। और इसके चुनाव के लड़ने के साथ साथ हम 2022 के चुनाव की भी तैयारी कर रहे हैं। संगठन इसमें पूरी तरह से अपना रोल कर रहा है और हमारा लक्ष्य है कि 2022 में हम उत्तर प्रदेश की सरकार में जो बैठे हुए तत्व हैं उनको बेदखल करके आदरणीय बहन कुमारी मायावती को 5वीं बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएं। आपका एक खास अंदाज भी है जिससे आप जनता से जुड़ते हैं, उसी अंदाज में मैं चाहूँगा कि आप सरकार को जवाब दें और इस मामले पर बात रखें। नहीं, सरकार को हम उनके क्रियाकलापों के उस पर बात चलाएंगे। जो बढ़ती हुई महंगाई, फैली हुई बेरोजगारी, कानून व्यवस्था की गिरती हुई स्थिति, महिलाओं पर हो रहे बेइंतहा अत्याचार की घटनाएं, ये सब चुनाव के मुद्दे हैं। इन लोगों ने किस तरह से गरीबों की इज्जत आबरू लूटी है, उनके जगह जमीन पर दबंगों ने कब्जा किया है, विशेष जाति विशेष के लोगों को जो संरक्षण प्राप्त है, किस तरह से उन लोगों के किए गए कुकर्मों का मुकदमा न्यायालय में भी विचाराधीन न हो उससे पहले सरकार ने उठाने का निर्णय लिया है। ये सारे सवाल आएंगे। विकास तो हुआ ही नहीं। जो काम पिछली सरकारों ने किए उन्हीं कामों को नए पत्थर लगा करके अपने कार्य में जोड़ा जा रहा है। काम तो हुआ नहीं। ये कोरोना की महामारी इनके लिए बहुत बड़ा आड़ बन गई। जितना अत्याचार किया है इन्होंने, सड़क पर गरीबों को पैदल भी चलने की इजाजत नहीं थी, कोई भूला नहीं है, वक्त का इंतजार कर रहा है और समाज का हर वर्ग दुखी है। बहुजन समाज पार्टी सर्व समाज की पार्टी है और सर्व समाज को साथ लेकर के अच्छाई और बुराई के नाम पर जो अच्छे लोग हैं उनको साथ लेना है और जो कमजोर और असहाय हैं उनकी सहायता करना है, उनकी मदद करना है। इस फार्मूले के ऊपर लड़ते रहे हैं और आगे का चुनाव भी उसी आधार पर लड़ेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया भारत समाचार को समय देने के लिए। तो साफ तौर पे कह रहे हैं कि वक्त का इंतजार है और वक्त आने पर ही जवाब दिया जाएगा। कैमरामैन राहुल के साथ रवि सर्राफ, भारत समाचार, दिल्ली।